हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे और भाई पढ़ाई तो जरूर कर रहे होंगे। तो भाई वेलकम है इस वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 4 तक के, यानी चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बहुत खतरनाक सवाल जो आपको बोर्ड में रखे हुए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। भाई साहब वीडियो में बने रहना और इसका आनंद लेना, भरपूर आपको फायदा मिलेगा 110%। क्लियर है? तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे बच्चे और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी, सारे बच्चे फटाफट आ जाओ। जैसा कि दिख रहा होगा, 1 मार्च तैयारी जीत की एकदम बेहतरीन सीरीज चला रखी है भाई साहब, धुआंधार। मात्र 3 दिन का मामला है सारा, है ना। अगर जितना ज्यादा पढ़ लोगे, जितना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन यार आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल बहुत ध्यान समझेंगे। कह रहे समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो भैया एक काम तो ये किया कि ग्राफ खींचना है अपने को। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए जी, निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्लियर है? एक एक करके सोल्व करेंगे। सवाल एनसीईआरटी में दिया है, सवाल बहुत ज्यादा खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना मैं कहूं उससे भी ज्यादा। ठीक है ना, तो फटाफट सोल्व करते हैं। हल मैंने पहले लिखा है। तो भैया सबसे पहले अगर आपको ग्राफ खींचना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हल निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास समीकरण है, मैं लिख देता हूं यहां पर। समीकरण मेरे पास क्या है भाई कि x प्लस वाई और प्लस 1 बराबर 0 माइनस वाई है ना। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक तो समीकरण ये है। दूसरी समीकरण है अपने पास 3x प्लस के 2y माइनस 12 और बराबर में 0। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई बात? चलो जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे भाई? इसके हल निकालेंगे। इसके हल निकालने के लिए एक काम करो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 1। क्लियर है क्या? ठीक है, अब क्या करें भाई? x बराबर 0 रखो। x बराबर 0 लेने पर चेक करना, जब x बराबर 0 होगा तो 0 माइनस वाई बराबर माइनस 1। देखो x बराबर 0 ले लिया और ये माइनस वाई और माइनस 1, 0 कुछ होता नहीं है, माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे लाल? y की वैल्यू 1 आ गई। आगे समझ में? और एक काम करेंगे, साथ साथ हम इनकी सारणी बनाते भी चलेंगे, है ना। इनकी सारणी बनाते, मैं यहां पर सारणी का कॉलम बना रहा हूं फटाफट। ठीक है भाई, ये x है और बेटा ये y है। ठीक है, ये x है और ये y है। समझ में आई क्या बात? अब देखना बहुत ध्यान से। जब मैंने x0 लिया तो y कितना आया? 1 आया। आगे समझ में? ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? अब हम y को 0 लेके देखेंगे। अगर मैं y को 0 ले लूं, y बराबर 0 लेने पर अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, तो बहुत ध्यान से भाई साहब, चील की निगाहें इधर बोर्ड पे होंगे तभी समझ में आएगा, और खोपड़ी में सीधा सवाल उतार दूंगा, टेंशन ना लो। बस इधर ध्यान देना थोड़ा सा, सीधा अंदर जाएगा खोपड़ी में सवाल। अब देखो जरा, मैं अगर y बराबर 0 ले लूं, y बराबर क्या ले लूं मैं? 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x माइनस 0 बराबर में माइनस का 1। सही बात है कि नहीं? और 0 कुछ होता नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे लाल? माइनस का 1 आ जाएगी। क्या? चेक कर लो, माइनस का 1 आ जाएगी क्या? तो मतलब क्या हुआ कि भाई y पे 0 लिया, y पे मैंने क्या लिया? 0, तो 1 x पे कितना आया? माइनस का 1। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? देखो, जब मैंने x 0 लिया तो y पे आया 1, जब मैंने y 0 लिया तो x पे आया माइनस 1। आ गया। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1 की सारणी। अब समीकरण नंबर 2 की सारणी बनाएंगे प्यारे लाल, तभी तो ग्राफ खींच पाएंगे, है ना, तभी तो ग्राफ खींच पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अब हम इस समीकरण को सोल्व करना शुरू करेंगे। यहां पर समीकरण सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं अगर x बराबर 0 ले लूं या y बराबर 0 ले लूं, तो मेरा बात बन जाएगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं? y बराबर 0 लेने पर अगर y बराबर 0 ले लूंगा, बहुत ध्यान से देखना, तो ये 3x है मेरे भाई, और प्लस में 2 और ये हो जाएगा 0 और बराबर में, इसको इधर ले लो तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 12। समझ में आ गई? इधर इसको इधर ले लो, कैसा हो जाएगा? प्लस का 12, और ये 2 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 में मल्टीप्लाई 0 तो बचेगा 3x और बराबर में 12,
और 3 चौक 12, तो x की वैल्यू प्यारे लाल कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू भैया 4 आ जाएगी। क्या x की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरी सारणी बनाते हैं, देखो दूसरी सारणी बनाते हैं, तो दूसरी सारणी में यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, ये छोटू सी, ये x है और ये मेरा y है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई y पे 0 रखा, y पे 0 लिया, तो y पे 0 लिया तो x पे कितना आ गया 4। यहां तक समझ में आ गई क्या मेरे भाई, यहां तक क्लियर है, सही बच्चों को। चलो जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x से 0 ले लूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना, तो मैं लिखूंगा x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर अगर x बराबर 0 लूंगा तो भैया क्या हो जाएगा 3 0 और प्लस का 2y बराबर में 12, ये तो 0 बन जाएगा मेरे भाई, तो बचेगा क्या 2y बराबर में 12 और 2 6 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्या चेक कर लो, चेक करो फटाफट, क्या y की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्या समझ में आ रही है बात, अगर समझ में आ रही है तो भाई कमेंट में लिखो यस सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट करा करो, कमेंट करोगे तभी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं और बिंदास तरीके से सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब क्या करें, तो समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। चलिए अब अगर मैं, देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं x पे 0 ले लिया, x पे 0 ले ली मैंने, तो बेटा y पे कितना निकला 6 निकला, y पे कितना निकला 6 निकला। बस ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ खींचना है तो भाई हल तो निकालने पड़ेंगे, बिना हल के हम ग्राफ नहीं खींच सकते। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो डाउट हो, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को, आराम से पढ़ेंगे यार, 26 तारीख है आज, है ना, 26 तारीख है, तो 27 और 28 इतना डिटेल में चैप्टर को पढ़ लेंगे कि चुटकियों में आपके वहां पे आंसर फटाफट लगेगा। अब देखना, अब कह रहा है ग्राफ खींचो, भैया ग्राफ खींचते बिंदास एकदम, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं जरा मार्कर देवता को दूसरे को ले लेता हूं ताकि बढ़िया से ग्राफ खींचे। तो भैया ग्राफ खींचते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे तो खींचते हैं, यानी कार्त्य तल बोलते हैं उसको बेटा, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कार्त्य तल, है ना। ये लो जी, ये कार्त्य तल अपना, है ना। इधर क्या होता है बेटा एक्स अक्ष, इधर होता है अपना वाई अक्ष, इधर एक्स डैश और इधर होता है वाई डैश, मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, सारे नंबर प्लस के माइनस के होते हैं इधर। अब बीच में होता है 0,0, मूल बिंदु 0,0 होता है, सही बात है कि नहीं, मूल बिंदु 0,0। अब हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कहां तक है लास्ट नंबर, देखो 0 से लेके और 6 तक लास्ट नंबर है और प्लस में है, ठीक है। तो हम मार्क करेंगे नंबर फटाफट कि भाई 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर। आपको स्केल से एकदम सटीक निशान लगाने हैं, कभी आप ऐसे ही लगा दो फिर आपका हल नहीं आएगा, ध्यान रखना, और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी सवाल में, और वहां पे चेक होगा, आपको ग्राफ लिख दिया जाएगा शायद, है ना, ग्राफ दिया जाएगा। अब देखना इधर भी ऐसे ही करेंगे भाई, y पे कितना है, y पे 6 है ना, और x पे कितना है, x पे 4 है लगभग, तो 4 यहां पर है, तो y पे ले लेते फिर हम यहां पर 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का 6, क्लियर आया समझ में। अच्छा जी, इधर ले लो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इधर भी ले लेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है यहां तक अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है कि भाई मैंने मार्क कर दिया, सारे नंबर कर दिए मैंने, ठीक है ना। अब हम ग्राफ खींचेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, सीधा इधर जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के यार, इधर ध्यान दो बहुत ज्यादा, है ना। अब हमने देखा पहली सारणी से x पे 0 और y पे कितना 1, x पे 0 y पे 1, चेक करो x पे 0, तो x पे 0 है, इधर x की बात चल रही है तो इस पे तो 0 है, चलना तो है ही नहीं, जब 0 है तो कुछ चलना ही नहीं उधर, और y पे क्या है, y पे 1 है, तो मतलब कहां चलना पड़ेगा, ऊपर 1 चलना पड़ेगा, तो मतलब यहां पर कहीं क्या होगा 0,1 होगा, यस और नो बताओ, 0,1, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 0,1, ठीक है, आगे समझ में 0,1 लिख दिया। अब उसके बाद है x पे -1,
और y पे 0, तो y पे तो चलना नहीं है भाई, लेकिन x पे क्या है, -1 है, -1 है, तो इधर चलना है। ये देखो इधर, तो यहां पर है मेरा 0, -1 या -1, 0, क्योंकि पहले x आता है, तो -1, 0, ये वाला बिंदु है मेरा, ठीक है, ये वाला बिंदु है। कहता है इनको मिलाओ, तो मिला देते हैं भाई, इनको मिलाते हैं बड़े मस्त स्टाइल में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सटीक होना चाहिए यार आप लोगों का, है ना, एकदम बढ़िया। तो मैं तो ऐसे मिला देता हूं, ये मैंने लाइन खींच दी इन बिंदु को मिलाते हुए, जो कि बिंदु हमने ले लिए। सारणी दूसरी पे आते हैं अब, दूसरी बहुत ध्यान से देखना, दूसरी सारणी पे कहता है x पे 4 चलो जी, x पे कितना चलो जी, x पे 4 चलो, तो x तो ये है ना, तो 1 2 3 4, मतलब यहां पर कहीं 4 है, दिख रहा है, समझ में आई। फिर कह रहा है y पे क्या है साहब, y पे 0 है, तो y पे तो चलना ही नहीं है, मतलब क्या कि 4,0 बिंदु है ये भाई, 4,0 बिंदु है ये, है कि नहीं, क्योंकि y पे चल रही है। फिर उसके बाद x पे 0, y पे 6, तो x पे 0 चलना ही नहीं है, y पे 6 है, तो y पे 6 कहां है, ये रहा y पे 6, तो भैया ये कौन सा बिंदु है हमारा, ये बिंदु है हमारा बेटा 0,6। आगे समझ में, कहता है इनको मिलाओ, दोनों बिंदु को मिलाओ, मिला देते हैं दोनों बिंदुओं को, क्या दिक्कत है, मेरे पास कुछ स्केल तो काम नहीं करेगा, चलो ऐसे मिला देता हूं ना, तुम्हें वहां पे स्केल से मिलाना है अच्छे से, बहुत बढ़िया से। तो क्या करना है कि यहां से ये जाएगा ऐसे बेटा, और ये यहां से जाता हुआ आपका ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये काटता हुआ आगे चला जाएगा, क्लियर, आगे समझ में, ये है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, नहीं दिक्कत। अब कह रहा है ग्राफ खींचिए, खींच दिया जी ग्राफ, इसमें और कुछ नहीं है, ग्राफ खींच दिया, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो अब इन रेखाओं से शीर्ष बने हैं उसके निर्देशांक देखो भाई, ये शीर्ष बन रहा है इसका, चेक कर लो, ये डार्क कर रहा हूं इसको ब्लैक कलर से, ये त्रिभुज बन रहा है मेरा, तो इसके शीर्ष कहां मिलेंगे आपको, चेक करो, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहां पे देखो ये 3 के सामने है, तो यहां तो 3 है वहीं पे, और x पे क्या है, x पे बेटा 2 बनेगा, x पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 2,3, कितना बनेगा, 2,3 बनेगा। क्या बात समझ में आ गई भाई, x पे 2 और y पे 3, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल देखेंगे ध्यान से कि कहां पे हमारा मैच कर रहा है, समझ में आ गई बात। अब कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, तो और छायांकित कीजिए, तो त्रिभुज के शीर्ष तो अपने को मिल ही गए, त्रिभुज के शीर्ष तो अपने को मिल ही गए भाई, देखो पहला शीर्ष ये रहा, दूसरा शीर्ष ये रहा, और तीसरा शीर्ष ये रहा, तीनों शीर्ष है, तो हम लिखेंगे शीर्ष, तो हम लिख देंगे यहां पर, ठीक है ना, यहां पर लिख देंगे हम त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, चेक करो भाई निर्देशांक क्या क्या है भाई, 2,3 है एक, तो दूसरा क्या है 4,0, और तीसरा क्या है मेरे भाई -1,0, -1,0, यही तो तीनों त्रिभुज के शीर्ष है, 1 2 3, और यही निर्देशांक है, आ गया समझ में। फिर कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित कर रहे थे भाई, क्या दिक्कत है, ये लो जी छायांकित कर रहा हूं मैं, देखो ये त्रिभुज है मेरा, मैं इसको छायांकित कर रहा हूं, ये कर दिया मैंने छायांकित, अपना सवाल हो गया, इतना ही करना था, आगे समझ में भाई, हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ खींच दिया, हमने निर्देशांक निकाले, निर्देशांक निकाल दिए, और हमने छायांकित भी कर दिया, क्लियर है, समझ में आई ये बात। अगर समझ में आई हो तो भाई साहब वीडियो को शेयर कर दो अभी के अभी, और छोटा सा लाइक तो बनता है यार, है ना, और फटाफट इसको नोट कर लो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नोट कर लिया, तो चलिए भाई देरी ना करते, फटाफट दूसरे सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, क्लियर, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो एक बार हमें जो जो करना है, वर्तमान आयु 7 गुनी आयु का था, और 3 गुनी आयु का रहेगा, कब रह गया भैया 3 वर्ष बाद, और 7 वर्ष, ये बात इंपॉर्टेंट थी इसमें, क्लियर है। अब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे, और बहुत बेहतरीन स्टाइल में, यहां इधर आएगा सीधा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए तो सवाल देखते हैं क्या है,
कि यहां पर हम हल लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं हल लिखने पे तो, ठीक है। चलिए जी अब देखना बहुत ध्यान से। आफताब कहता अपने पुत्री से, दो लोग हैं आफताब और पुत्री, ठीक है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले वर्तमान आयु बतानी है, तो माना, है ना, हम लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि वर्ष में ही चलेगी, वर्ष में ही है, तो x वर्ष मान ली। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी भैया, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर मैंने मान ली y वर्ष। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया भाई। आफताब की x है और पुत्री की y है, ये हमने मान के चले, ठीक है ना। अब शर्त नंबर 1 से, किससे, शर्त नंबर 1 से, है ना। तो हम लिखेंगे शर्त फर्स्ट से, क्या है, फर्स्ट से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो पहली शर्त क्या रही है कि 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे लाल, 7 वर्ष पहले की। अब एक बात बताओ, अगर आप अभी 14 साल के हो तो 7 वर्ष पूर्व कितने साल के थे भाई, 5 साल के। कैसे पता चला, माइनस करके, क्यों, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं। आया समझ में, अगर पूर्व बोलेगा तो माइनस करेंगे और बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इतना से याद कर लो बस, ठीक है। अब पूर्व कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी भैया, बताओ जल्दी। आफताब की आयु कितनी हो जाएगी भैया, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी क्या, बताओ बताओ बताओ, सही बात है कि नहीं है भाई। 7 वर्ष पूर्व, यानी आफताब की उम्र 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 7, तो पुत्री की कितनी रही होगी, y माइनस 7, सिंपल है, y माइनस 7 रही होगी। तो पुत्री की आयु कितनी रही होगी, बहुत ध्यान से, पुत्री की आयु कितनी रही होगी, पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, समझ में आ गई बात, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। चलो जी, उसके बाद कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं मतलब आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, क्या है प्रश्नानुसार, कि भाई 7 गुनी आयु का था कौन, आफताब। तो आफताब जो है, आफताब तो यही है x माइनस 7 वर्ष, वो जो था वो 7 गुनी आयु का था, किससे, अपनी पुत्री से, y माइनस 7। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात, कि भाई आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। क्लियर है क्या मेरे भाई, सच बताओ यार, क्लियर है क्या, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो अगर समझ में आ रहा है बोलो यस सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब क्या करेंगे भैया, सोल्व करेंगे और क्या, इक्वेशन बनाएंगे सटासट। अब देखो x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 7 है भैया, है ना, बहुत ध्यान से, x माइनस 7 बराबर 7 की मल्टीप्लाई करो जी, 7 की मल्टीप्लाई वाई में तो 7y, और माइनस 7 की 7 में करेंगे तो कितना 49। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें साहब, इसको इधर ले लो जी और इसको ले लो इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, कि x माइनस के 7y, x माइनस के 7y और बराबर 49 और प्लस में 7, ठीक है। आगे समझ में, ये माइनस है, उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस, तो भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y और बराबर में माइनस का 42 और 7 49। समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है क्या, समीकरण नंबर 1 निकल कर आ गई। कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, बताओ जल्दी जल्दी मुझे, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है मेरे भाई, सबको समझ में आया। क्या किया, इसको इधर ले गए 7y को और 7 को खाली इधर ले आए, तो यहां पर ये प्लस का हो गया और ये जाके उधर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर, समीकरण 1 आ चुके हैं हमारे पास। चलिए जी, अब हम चलते हैं समीकरण 2 बनाने की तरफ, ठीक। अब दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त से समझते हैं, बहुत ध्यान से आराम से समझोगे समझ में आएगा। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर सेकंड से, शर्त नंबर सेकंड क्या कह रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, कितनी बात कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, 3 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष बाद का मतलब जोड़ना पड़ेगा बाद के लिए, है ना। तो भाई आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, अब से आफताब की
आयु कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस में 3 वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? x प्लस में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। ठीक है, अब जब आपका बढ़ेगा तो उसकी पुत्री भी तो बढ़ेगी। मान लो भाई आपके डैडी की उम्र बढ़ती है, आपके पापा की, तो आपकी भी तो एज बढ़ेगी या घटेगी? भाई बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना, तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी भैया, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस में 3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत मेरे भाई बहुत आराम से कंसंट्रेट से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं सीधा सवाल खोपड़ी में उतार दूंगा, ये गारंटी है, ध्यान रखना। और सवाल हल्के मत लेना, सवाल 100% एज वाला सवाल रखा हुआ मिलेगा बोर्ड में, एज वाला सवाल। हट लो भाई साहब। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो प्रश्नानुसार लिख लिए हम, है ना? हम फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब की उम्र कितनी है, x प्लस में 3 वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस में 3 वर्ष। और आफ्ताब जो है वो पुत्री से इस बार कितनी गुनी रह जाएगा, 3 गुनी। तो 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। समझ में बात आ गई? आफ्ताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। आगे समझ में? चलो जी कैलकुलेशन बनाओ। तो भैया क्या हो जाएगा, यहां पर x प्लस में 3 और बराबर मल्टीप्लाई 3 की y में करेंगे तो भैया 3y, और प्लस में 3 की 3 में करेंगे तो 9। ठीक बात? आगे समझ में? अब देखो भैया y को तो इधर ले लो और इस 3 को उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x माइनस में 3y और बराबर में 9 माइनस में 3। क्लियर? अब यहां पर क्या करें कि x माइनस 3y बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? समीकरण बनकर रेडी हो चुकी है हमारी। क्लियर है? आगे समझ में कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट बताओ। ठीक है? क्लियर है? आई होप कि समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं आराम से बता रहा हूं और आपके समझने लायक। ठीक है ना? अब जब हमारे पास 2 समीकरण आ चुकी है तो हमें आयु बतानी है, तो भैया विलोपन विधि लगाएंगे और सेकंड में आंसर निकालेंगे। चलिए एक और लाइन हम खींच देते हैं छोटी सी यहां पर। ठीक है? और ये मैं हटा देता हूं, ये लीजिए। ठीक, चलो जी ऐसे चल रहा है ये। आगे समझ में? अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि लगाएंगे। तो भैया समीकरण 1 हम लिख लेते हैं फटाफट। क्या है हमारे पास? हमारे पास है x माइनस में 7y और बराबर में माइनस का 42। ये तो समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 क्या आई, x माइनस में 3y और बराबर में प्लस का 6। समीकरण नंबर 2 आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हम विलोपन विधि लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। विलोपन विधि लगाएंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर रहे हैं हम विलोपन विधि से। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस तो कैसा हो जाएगा, प्लस, और ये कैसा हो जाएगा, माइनस। भाई कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन चेंज होता है जब माइनस करते हैं। क्लियर है? अब भैया इस x से ये x तो खत्म, ये माइनस का 7y और ये प्लस का 3y, तो क्या बचेगा, माइनस का 4y बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा। और यहां पर माइनस का 42 और माइनस का 6, तो भैया माइनस के 48, 48, माइनस से माइनस खत्म, और बचा क्या, y बराबर हो जाएगा बेटा 48/4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौके 48। कितनी आ जाएगी, 12 चौके 48। और y क्या थी, y क्या थी, क्या माना था भैया, पुत्री की वर्तमान आयु थी y। तो पुत्री की वर्तमान आयु आ गई कितनी, y। चलो इसे बाद में लिख देंगे, y तो आ गया। क्लियर है? अब हमें आपताप की भी तो निकालने, पापा जी की है ना, उसके पापा जी की क्या, कि भैया ये मान समीकरण 1 में रख दो। मैं लिखूंगा यहां पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1। तो x माइनस में 7, y कितना है, y है 12, और बराबर में माइनस का 42। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब x माइनस में मल्टीप्लाई करो, 12 गुना में 7, 12 7 84, और बराबर में माइनस का 42। इसको उधर ले जाओ साहब, क्या फायदा होगा कि बिना वेरिएबल का हमेशा उधर जाता है, बिना चर वाला, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर माइनस के 42 और प्लस में 84, और 42 दूनी 84 होते हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो भैया 42 ही आएगा। कितना आएगा, 42 ही आएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्या यहां तक कोई दिक्कत?
बात समझ में आ गई? क्या किया, विलोपन विधि लगाई, y की वैल्यू निकाली, ये मान समीकरण एक में रख दे तो x की वैल्यू निकाली। और x की वैल्यू क्या थी, बहुत ध्यान से, x की वैल्यू क्या थी, आपताप की तो वर्तमान उम्र थी। आ गया समझ में, आ गया, क्लियर है? आई बात समझ में। अब हम लिख देंगे अतः आपताप की वर्तमान आयु 42 वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। आ गया समझ में, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से हमने देख लिया। अब इसको नोट कर लो, कर लिया नोट? तो भाई आई होप कि सवाल आपको समझ में आएगा और वीडियो में मजा आ रहा हो, क्लास में एकदम बेहतरीन मजा, ठीक है ना? और अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो यार दबा के और शेयर करो इसको। और जो बच्चे नए हैं प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पे इसमें होती रहती है, ठीक है? तो चलिए भाई अगली क्लास, अगले सवाल पे चलते। सवाल नंबर 3 देखते। सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है? तो बच्चों देखते सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। सवाल बहुत ध्यान से समझना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड में रखा हुआ मिलेगा ऐसा सवाल, ध्यान रखना। कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या है ये बताना है। क्लियर है क्या? समझ में आई? देखिए सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बस एक चीज की कमी है कि कंसंट्रेट यहां नहीं रखते हो। अगर यहां कंसंट्रेट हो गया तो सवाल इधर खोपड़ी में उतार दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। चलिए तो क्या करें भैया, हल शुरू करते हैं। चील की निगाहें होनी चाहिए बोर्ड की आप लोगों के, है ना? चील की निगाहें होनी चाहिए एकदम, क्योंकि भाई साहब समझने उसी की आता है जिसकी दिल दिमाग और मन पढ़ाई में हो। बस यह बात ध्यान रखना, ठीक है? चलिए तो माना भिन्न ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं, है ना? तो माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या है बेटा? x/y है। कितनी है? x/y मान लिया हमने। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है ना? x/y मान लो, a/b मान लो, c/d मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है। अब अगर वो भिन्न मान ली, अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, है ना? पहली शर्त से क्या कह रहा है? शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 से कह रहा है कि अगर अंश और हर में, तो भैया ये हमारे पास x और y है, ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला होता है बेटा हर। नहीं पता हो तो समझ लो, ठीक है ना? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। 2 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें 2 जोड़ दूं, अंश और हर दोनों में, कह रहा है वो, चेक करो, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? वो 9/11 हो जाती है। समझ में आ गई बात? यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्या समझ में आई सारे बच्चों को कि अगर अंश में 2 और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है? समझ में आई? समीकरण बनाएंगे और क्या करेंगे, आसान है ना? समीकरण बनाओ जी, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 11 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x। देखो 11 की x में करेंगे 11x प्लस 11 की 2 में करेंगे 11 दूनी 22 बराबर 9 की y में करेंगे तो 9y और प्लस 9 की 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी अब क्या करें भैया, वेरिएबल को एक तरफ करो और बिना वेरिएबल को एक तरफ, मतलब चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 ना y और ये 18 माइनस का 22। सही है? ये माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे भैया, 11x माइनस का 9y और बराबर में कितना बचेगा भाई? माइनस का 4 बचेगा और समीकरण नंबर बन जाएगी मेरी 1। आगे क्या मेरे भाई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगी दिक्कत। चलो जी अब क्या करें, अब हम जो है समीकरण नंबर ये बनाते हैं। क्लियर है? समीकरण नंबर नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है भाई? चलिए तो क्या है समीकरण नंबर नेक्स्ट, कैसे बनेगी? शर्त 2 से बनेगी, है ना? शर्त नंबर 2 क्या है? शर्त नंबर 2 ध्यान सुनो, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार क्या जोड़ना है? 3। पहले क्या जोड़ना था? 2। तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने में क्या फर्क पड़ रहा है ना? समीकरण क्या थी हमारे पास? x/y थी, ठीक है? कह रहा है इस बार 3 जोड़ दो, चलो जी जोड़ दिया 3, तो कितनी हो जाती है समीकरण? 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है तो फिर टेंशन ही नहीं है। समीकरण बनाओ जी, बनाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो क्रॉस, 6 की x में करेंगे तो 6x और प्लस में 6 की 3 में करेंगे तो 18 बराबर 5 की y में करो तो 5y और प्लस 5 की 3 में करेंगे तो
5 दिए 15, समझ में आ गई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, चर वाले एक तरफ ले लो और बिना चर वाले एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y और बराबर में हो जाएगा 15 और माइनस के 18, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x माइनस के 5y और बराबर में हो जाएगा माइनस का 3। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3। और चेक कर लो, समीकरण नंबर 2 बन गई रे। बन गई कि नहीं, आया कि नहीं समझ में, क्लियर है मेरे भाई, आगे समझ में पक्का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। अब वो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें बेटा अंश भी चाहिए और हर भी चाहिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यार, सिंपल है। विलोपन विधि लगाएंगे और खत्म करेंगे सवाल को, ठीक है। विलोपन विधि लगाएंगे और सवाल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चेक करो, तो समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूं, क्या है भैया, 11x और माइनस के 9y और बराबर में माइनस का 4 है, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है मेरे भाई 6x और माइनस के 5y और बराबर माइनस का 3 है, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब विलोपन विधि लगाने का एक नियम होता है, क्या कि भाई आपके दोनों यहां पर नंबर बराबर होने चाहिए या फिर ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। अब दोनों ही अलग अलग है, तो क्या किया जाए मेरे भाई, कुछ तो जुगाड़ भेड़ना पड़ेगा। क्या जुगाड़ भेड़ू, चलो जुगाड़ भेड़ते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है इस 6 से इस पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस 6 से, और इस 11 से मैं इस समीकरण में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आपको भी यही करना, सिंपल है। अगर आपको बराबर करना है तो जो नीचे वाला x के साथ है उसकी मल्टीप्लाई सब में कर दो, और जो ऊपर वाले x के साथ है इसकी मल्टीप्लाई सब में कर दो, सब बराबर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना, आसान तरीका। तो कर दो, मैं लिखूंगा ये बात कि समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर, ये बात लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड में, आगे समझ में। करो जी, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, चेक करो। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे जी, 6 गुना 11, 11 छिके 66x माइनस 9 छिक 54y, 9 छिक 54y और बराबर में 6 चौके 24 माइनस का 24, समीकरण नंबर 3। भाई मेरे समझ में आई क्या यार, सच बताओ क्या समझ में आई क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, आ गई होगी। 6 की मल्टीप्लाई कर दी, आसान है। अब इसमें 11 की करो, 11 की करेंगे 6 में, तो 11 छिके 66x माइनस 11 पंजे 55y और बराबर में 11 तियो 33 माइनस के 33 और समीकरण नंबर आ गए 4। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी, समस्या है ना, बड़ा आसान चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण, हम करेंगे क्या करेंगे भैया, हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, सिंपल। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर, ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे। और क्या है, विलोपन विधि से एक खत्म कर देंगे, विलोप का मतलब विलोपन। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, क्लियर है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस माइनस 55y से 54y गया तो बचेगा 1y, ठीक है, प्लस का बचेगा नहीं क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। और यहां पर 33 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएंगे तो बचेगा बेटा 9, क्या बचेगा 9, और 2 में से 2 जाएगी 0। तो भैया y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू तो आ गई है 9, मतलब हमने हर तो कर लिया है ज्ञात। अब हमें क्या करना है, हमें बेटा अंश ज्ञात करना है। अब अंश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, अंश ज्ञात करने के लिए सिंपल है, अंश ज्ञात करने के लिए ये जो मान आता है उसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, क्लियर है, समीकरण 1 में रख दो जी। तो हम लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या कह रही है, समीकरण 1 ये कि 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, मर्जी है आपकी, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, आंसर सेम आएगा, क्लियर है, आंसर बिल्कुल बेहतरीन आएगा। अब y की वैल्यू रखो जी 9, तो 11x और माइनस 9 y की वैल्यू, सॉरी हाँ 9 सही तो है, 9 और y की वैल्यू कितनी है 9 और बराबर में माइनस के 4, दिक्कत नहीं, चलो दिक्कत आएगी भी नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना इधर 2 मिनट के लिए। 11x माइनस कितना आ जाएगा भैया 81 और बराबर माइनस के 4, चेक करो, 9 में 81 और ये माइनस का 4, अब 81 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 81 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो भैया 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस के 81। तो मेरे भाई यहां पर देख लो कितना बनेगा मेरे भाई, चेक करो भाई, 11x बराबर हो जाएगा आपका, 11x बराबर हो जाएगा आपका, 11 में से 4 जाएंगे 7, यानी कि 77 बचेगा मेरे भाई, 77 बचेगा कि नहीं। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 77 बटे में 11 हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में बढ़ जाकर डिवाइड में,
तो x बराबर कितना मिलेगा 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 कितना मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 7। तो भैया वह भिन्न कौन सी थी, x बटे y, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, वह भिन्न हो जाएगी आपकी, वह भिन्न क्या हो जाएगी x अपॉन y था, तो x की वैल्यू कितनी निकाली 7 और y की वैल्यू कितनी निकाली 9, तो बेटा वो भिन्न कितनी हो जाएगी 7 बटे 9 नहीं हो जाएगी क्या, चेक कर लो 7 बटे 9 ही तो हो जाएगी। समझ में आया क्या, समझ में आया, बेहतरीन स्टाइल में सोल्व किया है बड़े आराम से और अच्छे से, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो भाई, अगला सवाल देखिए फटाफट कर ले नोट। तो भाई देरी न करते हुए फटाफट अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि टाइम तो कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, क्लियर है। तो फटाफट चलते हैं अगले सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए मजाक करने का टाइम नहीं है मेरे भाई, सवाल कर रहे हैं सीरियसली और अपना जो है फटाफट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइम उतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो सवाल नंबर 4 क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। ये है मामला, ठीक है, ये मामला है। ओके, एक तो शून्यक ज्ञात करना है मेरे भाई, शून्यक ज्ञात कर लेंगे बड़े आराम से, और जो उनके बीच में संबंध होगा उन्हें हम क्या कर लेंगे, उनके बीच में सत्यता की जांच कर लेंगे, क्लियर है। तो बड़े मस्त स्टाइल में करेंगे, बस देखना इधर बोर्ड पे ध्यान देना और सीधा खोपड़ी में सवाल लग जाएगा, ठीक है ना, सीधा इधर सेट हो जाएगा सवाल, बहुत ध्यान से। तो भैया शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको बराबर 0 मान लेते हैं। तो माना बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 मान लिया, 0 इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई शून्य ज्ञात करने हैं तो फैक्टर लगाना पड़ेगा जुगाड़। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0, क्लियर। अब करते क्या है, करते ये है कि इसकी मल्टीप्लाई आगे, तो यहां पर तो 1 होता है छिपा हुआ, 8 एकम 8, अब 8 के से फैक्टर जो क्या आ जाए 2 आ जाए, तो कितना होता है बहुत ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैं 4 माइनस 2 लिख दूं। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा और 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करके तो 8 आ गया और जोड़ के या घटा के 2 आना चाहिए, बात खत्म। और ये x माइनस में 8 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस का 8 बराबर में 0 आ गया। क्या किया भैया, मल्टीप्लाई करिए 4x और माइनस प्लस 2x, ठीक है। 4 4 के जोड़े बन गए, 2 2 के जोड़े बनाओ भैया, बनाओ। क्या कॉमन है, x कॉमन है जी, तो बचेगा क्या x माइनस 4 बचेगा, प्लस क्या कॉमन है जी 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई भाई, 2 ले लिया कॉमन यहां पर, और यहां पर क्या था 8 था, तो 4 बच गया, यहां पर 2 चौक 8 है ना। अब पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, और इधर क्या बचा x प्लस 2 बचा, और बराबर में क्या है 0। शून्य निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, सिंपल है। तो रखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 4 मिलेगी, चेक करो। और इधर रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 2 मिलेगी, चेक करो फटाफट। आगे समझ में क्या किया मैंने, आई होप समझ में आ गया, छोटा सा काम है, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, हमारे पास शून्य निकल चुके हैं, शून्य हमारे पास एक तो 4 और एक है माइनस का 2, ठीक। अब हम करेंगे शून्यांक और गुणांक के बीच में सत्यता की जांच, ठीक है। तो पहले हम इनके गुणनफल और योगफल निकालेंगे तरीके से, जो भी एक तरीका होता है सवालों करने का। तो हम यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों का योगफल। मैं लेता हूं अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, पहले हमारे पास शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन है 4 है और माइनस का 2 है, निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है। तो ये है मेरे पास 4 और प्लस दूसरा क्या है माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर आ जाएगा 2। समझ में बात आ गई, ठीक है भाई। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 माइनस 2, दोनों शून्य जोड़ दिए, तो ये क्या आ गया माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 आ गया, क्लियर। अब हम निकालेंगे गुणनफल, क्या निकालेंगे हम, गुणनफल भी निकालेंगे भाई। चलो जी शून्यकों का गुणनफल भी निकालते हैं, हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा भाई शून्य का गुणनफल, 4 गुना में माइनस 2, तो क्या है 4 गुना में माइनस का 2, और 2 साइन बिना ब्रैकेट के नहीं लगाते है ना, ब्रैकेट जरूर आना चाहिए 2 साइन में। अब क्या करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 4 गुना में 2 8, तो यह आ जाएगा माइनस के 8, चेक करो ये कितना आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा। समझ में बात आ गई क्या, क्लियर है यहां तक, आया समझ में। चलो
थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी भी, मैं भी बढ़ा रहा हूं अपनी अपनी स्पीड, तो तुम लोग भी बढ़ाओ भाई स्पीड, ठीक है ना। तो यहां पर 4 दूनी 8 हो गया, माइनस के 8 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो हम करेंगे सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करनी है साहब। तो सत्यता की जांच करने के लिए अगेन यही चीज चाहिए हमें, लेकिन उससे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है। किसकी वैल्यू, ए बी सी की। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि भैया हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, यहां से देखो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, ए की वैल्यू मिलेगी मुझे 1, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वही क्या होता है, ए की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी की वैल्यू मुझे मिलेगी मेरे भाई, बी की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, -2, साइन के साथ उतारते हैं, -2। और सी की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो सी की वैल्यू खाली नंबर -8 हो जाएगा। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्या यहां तक क्लियर है। तुलना करी, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, अब आराम से हम सत्यता की जांच कर सकते हैं बिना किसी टेंशन। ठीक है, करो। योगफल निकालना है तो निकालो जी। शून्यकों का योगफल कितना होता है जी, माइनस का बी बटे ए होता है। भाई ये फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को, माइनस का बी बटा ए होता है। तो भैया अगर माइनस का बी बटा ए होता है तो माइनस का बी, बी कितना निकाला भैया, -2, कितना निकाला, -2, और अपोन में ए कितना निकाला साहब, ए निकाला 1। तो भैया जी कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस का 2/1, और एक नीचे लिखते रहिए तो कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। चेक करो, चेक करो, चेक करो। जब हमने योगफल निकाला था तो कितना आया था, 2 आया था। जब हमने जांच करी तो योगफल कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब यहां तक सही है बिल्कुल सवाल, आगे समझ में। यही चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना इसमें, जो निकाल चुके हैं वही दोबारा निकालेंगे, लेकिन सूत्र दूसरा होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, अब निकालना है गुणनफल। क्या निकालना है बेटा, गुणनफल निकालना है। तो हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो क्या होता है भैया, सी अपॉन ए होता है। चेक करो, सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता, सी अपॉन ए होता है। अब सी कितना निकाला था, -8। कितना निकाला था, सी कितना निकाला था, -8, अपोन में ए कितना निकाला था भाई साहब, 1 निकाला था। तो ये 1 हो गया, और 1 नीचे देखते रहिए तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -8। चेक कर लो भाई, चेक करो फटाफट, क्या -8 ही आया था। शून्य को गुणनफल निकाला, -8 आया, शून्य को गुणनफल निकाला, -8 आया, योगफल 2 आया, योगफल 2 आया। तो इसका मतलब सत्यता की जांच हमने कर ली। तो हम लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्य है, और क्या है, सॉरी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, अतः, अतः करके लिखेंगे। ठीक है ना, ये बोर्ड में जरूर लिखा है लास्ट लाइन, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और मैं यहां पर बराबर का निशान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सभी को भाई बराबर का निशान लगाते हुए चलना है, किसी भी कीमत पर, है ना, किसी भी कीमत पर भाई बराबर का निशान छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। क्लियर है कि नहीं है, आगे समझ में। तो फटाफट इसको क्या करो, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला सवाल देखेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए नोट करो, करिए नोट। तो भाई चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या मस्त सवाल दिया है, कोई ना कोई तो देगा ही, है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो वही देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 है, दर्शाइए कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल क्या है, दर्शाइए कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। बताऊं, 100% लगा लो, रट्टा मार लो भाई साहब, 100% रट्टा मार लो भाई, रट्टा मार लो, एकदम रट्टा खतरनाक मार लो। बेहतरीन सवाल आएगा सिद्ध करने के लिए। या तो 5, देखो क्या आ सकता है, या तो ये आ सकता है, या तो आएगा √2, √3, √7, √11, या फिर 5 + √3, ऐसा कुछ सवाल आएगा, या 7√5, 2√3, कुछ भी, लेकिन सिद्ध करने आएगा कि सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गई बात। तो यहां पर इस सवाल को आज सीधा इधर खोपड़ी में उतार लो, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है ना, ऐसा बता दूंगा कि भाई साहब आपका जो सवाल है ना, सवाल बिल्कुल सीधा आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए तो इसका हल देखते हैं भाई, ठीक है कि नहीं। इसका हल देखते हैं अपन। क्या करते हैं कि भाई मानते हैं, क्या करा, माना, माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। सर जी ये कैसे मान लिया, यही मानते हैं भाई, परिमेय
संख्या है। जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेंगे, जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करें, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, छोटे से सवाल है। अब जब कोई परिमेय संख्या होती है तो वो किस रूप की होती है, पी अपॉन क्यू के रूप की होती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि भाई 5 माइनस रूट 3 जो है बराबर हो जाएगा पी अपॉन क्यू के। और जहां पर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तथा पी व क्यों पूर्णांक है, कोई ना कोई तो नंबर है मेरे भाई। आ गया समझ में, ठीक है, आगे समझ में। अब अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है कि रूट 3 के साथ कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, रूट 2 के साथ कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, रूट 7 के साथ कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, तो कैसे करना है? सिर्फ आपको इधर रूट छोड़ना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। तो अब एक बात बताओ, ये माइनस का 3 है, इसको इधर ले जाओ और इसको ले आओ इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू और बराबर में अंडर रूट 3। ठीक बात, आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पी अपॉन क्यू इधर आया तो माइनस का, जब ये माइनस रूट 3 आया उधर तो प्लस का रूट 3 आ गया। समझ में आया क्या? पक्का, चलो जी। अब अगर एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो भैया, इसके बटे में 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 5 क्यू माइनस पी और बटे में कितना आ जाएगा क्यू और बराबर में क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। बस इतना ही सवाल करना था मेरे भाई, ये तो इतना ही करना होता है, ये तो इतना ही करना होता है प्यारे लाल, आगे समझ में, इतना ही करना होता है। अब देखो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए जो हमारी पूर्व कल्पना थी कि ये परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास है, इसीलिए ये जो है अपरिमेय संख्या, ये लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आई बात? ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में भर भर के मिलेगी, आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे का काम आप खुद करोगे, इसमें ये आपका होमवर्क दे दिया, आगे का काम आप खुद करोगे। आप जो है पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिखोगे, ठीक है कि नहीं? अपनी खुद से लिखोगे और फिर चेक करोगे किताब में कि यार सही है या गलत है। क्लियर है, आया समझ में? और मैंने कई वीडियो में करवा रखी है, डिटेल में अगर जाके देखना चाहते हो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन करवा रखा है, ठीक है। तो चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, ठीक है, चलिए। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमें क्या दिया है, कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बताओ, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ऐसा सवाल आपको मिलेगा भैया 2025, ये बात लिख लो। ऐसा सवाल आपको देखने मिलेगा, या तो योगफल या फिर गुणनफल, 290 होगा, 306 होगा, कुछ भी होगा, ऐसा सवाल देखने मिलेगा। आज आपको ऐसे ऐसे सवाल करवा दूंगा ना भाई साहब, चारों चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के कि हवा में उड़ा दोगे पेपर में सवाल। ध्यान रखना, ये मेरी गारंटी है, सारे सवाल करवा दूंगा आज की डेट में, बस वीडियो में बने रहना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो देखो हल करते हैं फटाफट। हल में क्या करना है, तो ये मारकर देवता को रख देते इधर, है ना, देवता ही है जाओ। तो दो क्रमागत कोई बात नहीं, देवता ही है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। चलिए, तो दो क्रमागत का मतलब समझ रहे हैं, क्रमागत का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, लगातार, ठीक है। धनात्मक है तो प्लस के है, पूर्णांक है तो नंबर है, ठीक है कि नहीं है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमें पता चलने चाहिए पहले तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, और हमारे पास कोई मामला नहीं है मानने का ना। एक मानने का बड़ा ही गजब का स्टोरी है, सुनाता हूं आपको। एक क्या होता है, एक बंदा होता है ना, एज अ टीचर, वो एक टीचर ही होता है। क्या होता है, वो टीचर होता है, और वो अपने लिए लड़की देखने चला जाता है, ठीक है भाई, वो अपने लिए लड़की देखने चला जाता है। अब चले गए, फैमिली भी चली गई उनकी। अब भाई नाश्ते का टाइम हुआ, है ना, तो नाश्ते का टाइम हुआ तो भैया चाय आई, बिस्किट आए, और करना शुरू कर दिया भैया ने नाश्ता। तो चाय पी ली, नाश्ता अपना कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी लड़की पसंद है, चलो जी, लड़का पसंद है, हाँ जी चलो जी। अब खाने का नंबर आ गया भाई, लंच का टाइम हो गया। अब लंच का टाइम हो गया तो भाई क्या किया लड़के ने बोला कि एक काम करो, आप मुझे एक कटोरी, है ना, एक में पनीर की सब्जी थी, एक में आलू गोभी की सब्जी थी। अब दोनों की दोनों उसने क्या किया, उसने खाली कटोरी ले ली दोनों की दोनों, और साथ में अपनी पूरी कचौरी जो भी थी वो ले ली, ठीक है। सुनना ध्यान से। तो क्या हुआ
कि भाई सब खा रहे अपना मजे से, सब कह रहे भाई बहुत मजा आ रहा है। अब जो मैथ्स का टीचर था, मैथ्स के टीचर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो जो मैथ्स का टीचर था वो क्या कर रहा कि टुकड़ा तोड़ा, उसने टुकड़ा तोड़ा और खाली कटोरी थी उसमें लगाया और खा रहा। समझ आई बात? उसने तोड़ा और लगाया और खाया। अब उसने एक बार किया, फिर दूसरी बार दूसरी कटोरी में लगाया और फिर खाया। अब सब खा रहे थे तो सबने सोचा यार इसको क्या हो रहा है, सब्जी ले रहा है फिर भी तो कटोरी में लगा रहा है, क्या दिक्कत है इसकी? तो भाई उसकी वाइफ, जो होने वाली वाइफ थी, और जो उसके सास ससुर थे, उसने पूछा कि बेटा क्या बात है, आप सब्जी नहीं खा रहे और ऐसे लगा कर क्या फायदा है उसमें? कि उसने पता है क्या जवाब दिया? बेहतरीन जवाब, सुनना बड़ा मजा आएगा, ठीक है। उसने जवाब दिया कि मैं मैथ्स का टीचर हूं। उसने बोला कि मैं मैथ्स का टीचर हूं और मैंने मान लिया कि इस कटोरी में पनीर की सब्जी है और इस कटोरी में आलू गोभी की सब्जी है, ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने मान लिया, मैं मैथ का टीचर हूं, मैं कुछ भी मान सकता हूं। उस लड़की ने बोला ये तो आधा खिसकेला है, ये तो आधा खिसकेला है, इससे शादी मत करो, इसे टाटा बाय बाय कह दो, ठीक है। तो ये मानने वाला बड़ा किस्सा है कि कुछ भी मान लेते हैं, तो वहां पर उस मानने में उसका बहुत नुकसान होगा, लेकिन यहां पर हमारा मानने में नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मानने का बड़ा कैड़ा काम है, तो बहुत ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, अगर जोक अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि कैसा लगा, ठीक है। चलिए, कहना दो कर्मागत, अब मानते हैं बहुत ध्यान से, है ना। अब ध्यान से माना पहली संख्या या पूर्णांक, है ना, कितनी है मेरे भाई? एक्स है, एक्स ही मानते जनरली। तो क्या है कि पहला जो संख्या है वो एक्स है, तो भैया लगातार, तो दूसरी क्या हो जाएगी मेरे भाई? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं तो x प्लस वन होगा। लगातार है कि नहीं है? कर्मागत क्या रहा है तो x प्लस वन, यानी कि अगर मैं दो मान लू तो अगला नंबर क्या होगा? एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। उसमें एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा, है कि नहीं है? लगातार कर्मागत है। क्लियर है? चलो जी, अब अगर ये बात पूरी हो गई, ये समझ में आ गई हो, तो इसको हम जरा इरेज कर देते हैं। ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। अब क्या रहा है कि उनका गुणनफल, उनका गुणनफल, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो? प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार ये कहता है, ये क्या कहता है कि गुणनफल किसका भैया? एक तो इसका मल्टीप्लाई और एक इसका, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरे भाई कितना है? 306 है। आ गया क्या समझ में? बताओ जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलो जी, अब मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई x में तो x की पावर 2 और प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में तो x वन जा x और बराबर में 300 का 6। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस का 306, माइनस का 306 और बराबर में कितना है? 0। बराबर में कितना है? 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? हाजी आ गई। समीकरण बन गई? हाजी बन गई। अब क्या करना है? श्रीधराचार्य लगाओ, ये तो भैया श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, या फिर आप जब फैक्टर कर लो, इसको दोनों में खंड कर लो। तो चलिए हम लोग करते हैं, इधर आ जाते हैं, समीकरण उतारते हैं। पहले तो डिक्टो कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 306 और बराबर में 0। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से, मैं श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहा हूं, ठीक है। आप लोग को गुणनखंड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलो जी, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसकी तुलना करके एबीसीडी निकालूंगा। तो क्या करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना। ठीक है भाई, तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकलेगी? 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 306। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो आती निकालने, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघाती सूत्र भी कहते हैं सर, अभी बात समझ में नहीं? एनसीईआरटी में द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। तो क्या है भैया, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। आ गया समझ में? ये सूत्र लिख लो भाई, ये सूत्र लिख लो, ठीक है। लगाओ जी सूत्र, तो माइनस का बी, सॉरी माइनस का, बराबर लगाते पहले तो, माइनस का बी, बी कितना है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 और सी कितना है? माइनस का 306 और अपॉन में 2a, 2 मतलब
ए मतलब 1। यहां तक समझ में आ गई बात। वैल्यू पुट करिए, देखो बी 1 है, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 सूत्र में है, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 306 और बटे में 2a। क्लियर है। चलो जी सोल्व करते हैं आगे। क्या करेंगे, बराबर का निशान, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा और माइनस माइनस और माइनस प्लस 306 की 4 में मल्टीप्लाई करो भैया, 4 में 36 और 4 3 12, 1236 हो गया। चेक करो भाई, 4 सॉरी 4 6 24, 4 में 36 का कर रहा हूं, 4 गुना में 6 24 आएगा और 0 तो 2 का 2 और 4 3 12, ठीक है। और बटे में 2a, तो 2 ही कम 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, दिख रहा है यहां तक बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व कर लो भैया, 1225 हो जाएगा, इधर ले लेते हैं, है ना, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जगह है। तो यहां पर वो ध्यान से देखना, माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1224 और 1 1225 और कितना 2, ठीक है। आगे समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब बेटा एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो हम लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, यानी प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, धनात्मक मतलब प्लस का चिन्ह, तो ले लो भैया माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1225 और बटे में 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। 1225 किसका होता है, देखो 25 तो होता है 5 का, ऐसे कर लो, प्लस 25 तो होता है 5 का, ठीक है। और 12 कैसे आता है, 1 जोड़ के, तो 3 में 1 जोड़ 4 4 क्यों 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 35 और बटे में 2। आगे समझ में है ना, स्क्वायर रूट निकालने का ये ट्रिक है, बाद में बता दूंगा। तो ये कितना आ गया 35, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 1 गया 34, ये हो जाएगा बेटा 34 और बटे में 2, 34 बटे में 2 कितना आ गया 17 आ गया जी, कितना आ गया जी 17 आ गया। मतलब एक तो हमारा क्या है 17 है, एक तो हमारा क्या 17 है, तो बेटा दूसरा कौन सा होगा, लगातार है, दूसरा कौन सा लगातार है, कितना हो जाएगा 18 नहीं हो जाएगा, x प्लस 1 18 नहीं हो जाएगा, लगातार है ना, दूसरा 18 हो जाएगा। या फिर आप करो भैया ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या करने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 35 और बटे में 2। भैया देखो ना, प्लस लिया तो प्लस लगा, जब माइनस लिया तो माइनस, माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 36 और बटे में कितना 2। आगे समझ में, माइनस का 36 और बटे में माइनस का 2 कितना आ जाएगा जी, काटो 18 दूनी 36 माइनस का 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा। समझ में बात आ गई क्या। अब माइनस का 18 आ जा सकता, क्योंकि लगातार पूर्णांक है, जब एक 17 आया तो दूसरा तो क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, आया समझ में, या फिर यहां तक क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक क्या था हमारे पास 17 था और 18 था। क्लियर है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बेटा फैक्टर से भी कर सकते हैं, यहां पर आप गुणनखंड से भी कर सकते हो, कैसे करेंगे यहां पर दिखा देता हूं, कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 18 माइनस के 17 और ये x और प्लस का 306 और बराबर में 0, इससे कर सकते हैं। क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस के 18x प्लस माइनस माइनस के 17x और ये प्लस का 306 और बराबर 0। अब कॉमन ले लो, चेक कर लो, 18 और 17 ही बनेगा। आगे समझ में, आगे समझ में क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए फटाफट नोट करो इसको, कर दिया नोट। और भाई इसको हल्के में मत लेना, ऐसा सवाल मैंने बता दिया यार 100% मिलेगा आपको 2025 के पेपर में, ध्यान रखना ये बात, फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था, ठीक है। तो चलिए फटाफट अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल हमें क्या दिया है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या दिया है, कह रहे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक पार्क बनाना संभव है, क्या एक पार्क बनाना संभव है ऐसा। अच्छा जी, अगर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही लजीज सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये कर लेता हूं मैं फटाफट अंडरलाइन, और बस इतना ही काम है इसमें, ठीक है। फटाफट इसका हल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा, सीधा सीधा खोपड़ी के अंदर जाएगा सवाल का आंसर। कैसे करेंगे, देखो पार्क की बात करें, बना लेते पार्क, क्या दिक्कत है, रफ फिगर बनाते हैं। ये मेरा एक पार्क बना लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने माना कि लंबाई x है, पार्क की क्या है, लंबाई x है, और चौड़ाई मान ली y है। क्लियर है। तो पहले हुआ ये बात, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर,
मीटर में चल रहा है मामला तो मीटर में ही कर लेंगे, क्योंकि परिमाप मीटर में है ना। परिमाप तो बेटा देख लेते हैं एक बार, मीटर में है क्या, मीटर में है, और ये भी मीटर में ही है भाई, है ना। तो ये थोड़ा लोचा हो जाता, ये भी मीटर स्क्वायर ही है, सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, मीटर स्क्वायर है। क्लियर है, चलो तो मीटर में है तो मीटर में मान लिया। अब अगर लंबाई इतनी है तो चौड़ाई क्या होगी, वाई होगी। तो भैया माना पार्क की चौड़ाई बराबर वाई मीटर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर है, परिमाप क्या है, 80 मीटर है। परिमाप क्या होता है, बार बार की बाउंड्री, ठीक है कि नहीं है। तो भैया लगाते हैं परिमाप, ठीक है, लगाओ परिमाप। तो कह रहा है कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कि भाई पार्क का परिमाप दे रखा है, पार्क का परिमाप हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, ठीक है, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो हम क्या मान लें कि लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम है, तो आयत मान सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर फिगर भी ड्रॉ करके दिया कि लंबाई तो मेरी ज्यादा है और चौड़ाई मेरी कम है, ठीक है कि नहीं है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये आयत हो सकता है। अब अगर आयत का फॉर्मूला लगाए तो लगा देंगे, क्या होता है भैया, या फिर एक काम करो, हमें तो आइडेंटिफाई में की आयत है, हमें ये कह रहा है कि पार्क बनाना संभव है। अब ध्यान दो, ये मान लो ये भी एक्स लंबाई मान लिया है और ये भी क्या मान ली, वाई मान ली, तो सभी को जोड़ दो, परिमाप होता है, सही बात है, सभी को जोड़ दो, क्या होता है, परिमाप। तो भैया एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स प्लस में वाई और बराबर में कितना, 80 मीटर। क्लियर है, सबको जोड़ दिया मैंने। तो एक एक्स और एक एक्स 2x प्लस में एक एक्स एक वाई और एक वाई 2y और बराबर में 80 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया x प्लस वाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई बनेगा मेरा कितना, 80 मीटर। मीटर हटा दो, कोई बात नहीं, बाद में चलेगा, 2 से 80 काटो, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80। अब हमें लंबाई तो मान लिया हमने, चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई के लिए क्या करो, इस x को उधर ले जाओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये कटेगा कितने पे, 40 पे, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस में x, और ये क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, क्या बात यहां तक समझ में आ गई कि भाई हमने पार्क को मान लिया आयताकार, इसकी भुजा सामने वाली, इसकी भुजा सामने वाली बराबर होती है, सबको जोड़ा, परिमाप निकाला, क्योंकि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है, आया समझ में, सभी भुजाओं का जोड़। और पार्क में हमने 4 भुजा ली है, ठीक है ना, ट्राइंगल पार्क नहीं लिया भैया, 4 रेक्टेंगल पार्क लिया है। यहां तक समझ में आ गई, चलो जी अब देखना बहुत ध्यान से। अब ये क्या है, ये चौड़ाई है मेरे भाई, ये क्या है, चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई मानी थी। अब हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल भी दिया है, अगेन प्रश्नानुसार क्या दिया है, ये दिया है, ये भी दिया ही था, है ना। क्या दिया है भाई, ये दिया है कि पार्क का क्षेत्रफल दिया है बेटा, क्या दिया है, क्षेत्र का फल दिया है, कितना दिया भैया, 400 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में, हाँ जी। अब पार्क का क्षेत्रफल कितना है बेटा, क्षेत्रफल कितना होता है, सर जी लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक, सही बात, इतना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। अब लंबाई कितनी मानी थी, x, तो यहां पर रखेंगे x मल्टीप्लाई, चौड़ाई कितनी निकाल ली, चौड़ाई कितनी निकाल ली, 40 माइनस के y, 40 माइनस के x निकाल ली, सॉरी 40 माइनस के x निकाल ली, तो चौड़ाई हमने क्यों निकाल ली, 40 माइनस के x निकाल ली, और बराबर में कितना है, 400। आगे समझ में, मल्टीप्लाई करो साहब, बराबर लगा देता हूं पहले, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x और माइनस में एक्स स्क्वायर और बराबर में 400। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है, सबको उधर लेके पटक दो, है ना, सबको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये x जब इधर जाएगा तो प्लस का x, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40x, और ये प्लस का 400 तो सेम ही रहेगा भैया, और बराबर में 0। यहां तक समझ में आ गई क्या बात, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बोलो यस सर, समझ में आ गई है बात, जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई है तो बोलो यस सर, समझ में आ गई है बात, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हम चौड़ाई को इनडायरेक्टली यहां पर अगर मैं फिगर में बनाऊं तो मैं यहां पर चौड़ाई को लिख सकता हूं बेटा 40 माइनस में x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। अब भाई समीकरण आई, हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई तो x और y है ना, x और y है। अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहां पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x हो जाएगी, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से लंबाई घटा देंगे, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं, चलो करो, क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 40 है तो 20 प्लस 20 लिख दूं,
कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20 प्लस 20 40 और 20 गुना 20 400, मल्टीप्लाई करके 400 आ गया और यहां पर आ गया x और प्लस में आ गया आपका 400 और बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अब क्या करेंगे साहब, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस प्लस माइनस का 20x और प्लस में 400 और बराबर में 0 आ गया। समझ में आया, क्लियर है, दिख रहा है यहां तक, कोई टेंशन नहीं, दिख जाएगा आराम से, वेरी गुड। तो एक लाइन और ऐड कर देते हैं यहीं पे। तो भैया दो दो के जोड़े ले लो, दो दो के जोड़े ले लो यहां पर, ठीक है, ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखना बहुत ध्यान से, इधर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x कॉमन ले रहा हूं और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 20, क्या बचेगा, x माइनस 20, ठीक है, x माइनस 20। यहां पर मैं माइनस का 20 कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस का 20 कॉमन ले रहा हूं, तो बचेगा क्या, x माइनस के 20 ही बचेगा, कोई दिक्कत है क्या, और बराबर में 0 बचेगी, दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो 0 लगा देता हूं छोटा सा, क्लियर, आगे समझ में भाई इधर भी। और बचा क्या, अब सब में से क्या कॉमन है, x माइनस 20 और दूसरा क्या बचा है, x माइनस 20। अब एक बात बताओ, जब दोनों ही सेम है, जब दोनों ही सेम है तो भैया क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा बताओ जरा, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इधर से भी क्या आएगा, x बराबर 20 ही आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, दो शून्य आएंगे। जब x बराबर 20 है, x क्या था, लंबाई, तो भैया मैं कह दूं कि लंबाई कितनी हो गई इसकी, लंबाई कितनी हो गई इसकी 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, बोले तो 20 ही तो हो जाएगी यार, कितनी हो जाएगी साहब, 20 ही तो हो जाएगी, समझ में आई क्या बात, 20 ही तो हो जाएगी मेरे भाई, आगे समझ में, क्लियर है, 20 हो गई, 40 में से 20 करो तो 20, यानी कि लंबाई भी और चौड़ाई भी बराबर है, तो इसका मतलब ये कैसा पार्क बनेगा, ये पार्क बनेगा, बताओ, ये पार्क बनेगा आपका वर्गाकार, है ना, स्क्वायरिंग पार्क बनेगा भैया। लंबाई और चौड़ाई जिसकी बराबर होती है वो हमेशा वर्ग बनता है, वर्ग बनता है, ठीक है ना, तो वर्ग की भी सारी भुजाएं हमने जोड़ ली तो भी परिमाप सेम ही आएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है। आगे समझ में, आई होप समझ में आया होगा, फटाफट नोट कर लो यार इसे, नोट कर लिया। चलिए भाई देरी न करते हुए अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि धुआंधार सवाल है अगला, बेहतरीन एकदम टिप टॉप सवाल लिया है मैंने, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, तेरा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, लगाओ पहले ही लगाओ, 100% क्या 110%, बेहतरीन सवाल, गजब सवाल, बेहद खास, ठीक है। तेरा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने पर, ये इंपॉर्टेंट है, संख्या के अगर पलट दे तो उससे बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल भाई साहब गजब सवाल है, एकदम खतरनाक सवाल है, ठीक है, तो आराम से सॉल्यूशन देखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें आएगी नहीं, सीधा दिमाग में फीड करवा दूंगा ये सवाल, ठीक है। चलिए आगे समझ में, अब क्या करना है, अब हमें तरीके से करना है क्वेश्चन, कह रहे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की संख्या, एक बात बताओ, दो अंकों की संख्या 0 9 दो अंकों की संख्या होती है क्या, नहीं, नहीं होती, 9 तो क्या होती है 10 के बाद कहां तक 99 तक, तो ही दो अंकों की संख्या होती है। अब उनके अंकों का योग 9 है, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है, तो हमें पता है भैया 63 होता है, 18 होता है ना, 72 होता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सी होती एग्जैक्ट कौन सी होगी ताकि नंबर पलटने पर बने वही संख्या, क्लियर है। चलिए तो हमने माना संख्या का, माना संख्या का 2.5 अंक बेटा x है, क्या है x है, और इकाई अंक माना, इकाई अंक जो माना मैंने वो माना है बेटा y, ठीक है ना, संख्या का इकाई अंक y है और 2.5 अंक x है, क्योंकि दो संख्या की अगर संख्या होती है दो नंबरों की तो उसमें एक 2.5 होता है और एक इकाई होता है, क्लियर है, आई समझ में। चलो जी अब कह रहे हैं कि उनका योग 9 है, उनका योग क्या है 9 है, तो प्रश्न अनुसार कह रहा है शर्त नंबर 1 से, शर्त नंबर 1 से क्या कह रहा है सॉरी शर्त नंबर 1 से कह रहा है कि उनका योग यानी कि x प्लस वाई बराबर में 9 है। आया क्या समझ में, समीकरण नंबर 1 बनके तैयार हो चुकी है, क्लियर है, आगे समझ में सही बच्चों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर। चलिए जी अब
संख्या बनेगी, अगर ढाई की संख्या बनेगी तो मूल संख्या क्या बनेगी बेटा? मूल संख्या कौन सी? दो अंकों की, दो अंकों की मूल संख्या क्या बनेगी कि 10x और प्लस में y बनेगी। क्लियर है? यही तो बनेगी भैया 10x प्लस वाई, क्योंकि 2.5x है तो x के साथ ही तो 10 लगाएंगे। ध्यान से, अगर 2.5x है तो 10 के साथ x लगाना है, अगर इकाई y है तो उसके साथ 1 लगाना है, इकाई मतलब। क्लियर? अब कह रहा है कि पलटने पर बनी संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या, तो यहां पर लिखेंगे हम पलटने पर बनी संख्या। तो पलटने पर अगर इसको पलट दूं तो कैसी संख्या बनेगी भैया? y की जगह आ जाएगा x और x की जगह आ जाएगा y, तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस में x हो जाएगा। क्या बताओ, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत समस्या आई नहीं होगी? आएगी भी नहीं, टेंशन ना लो। आया समझ में? भाई मूल संख्या बनाई 10x प्लस वाई, पलटने पर बनेगी 10y प्लस x, सिंपल है, अदला बदली कर देंगे, है ना? अदला बदली हो गई, कंफ्यूजन शुरू हो गई, है ना? चलो अब देखो क्या करना है। कह रहे बनी संख्या का दोगुना है। कौन सी संख्या? जो इस संख्या का नौगुना हो। तो इस संख्या का नौगुना यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है अपने को? ये हमारे को ये कह रहा है कि इस संख्या का नौगुना, कौन सी संख्या? जो मूल संख्या है इसका नौगुना। तो नौगुना कौन है? 10x प्लस वाई बराबर है इस संख्या का नौगुना, बराबर है पलटने पर बनी संख्या। तो पलटने पर बनी संख्या कौन है? 10y प्लस में x, और इसका कितना गुना? इसका बेटा 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना, मतलब 2 से गुना करनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आई सभी बच्चों को? बताइए मुझे। चलिए क्या किया कि उस संख्या का 9 गुना और जो पलटने पर बनी संख्या उसका बेटा 2 गुना है। क्लियर है? समीकरण बनाएंगे और क्या करेंगे देखो बहुत ध्यान से। मल्टीप्लाई करो जी, 9 की 10 में करेंगे तो 10 9 90x, और प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में ये 9y बराबर, इधर करेंगे 2 ढाई 20 y, 2 ढाई 20 y, और प्लस में कितना? 2x। यहां तक समझ में आ गई बात? अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे भैया? इसको इधर लाओ, सबको इधर लाओ, सबको इधर लाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो सबको इधर लाएंगे तो जाएगा 90x प्लस का 9y माइनस का 20y और माइनस के 2x और बराबर में 0। जब सबको इधर लाए तो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो चुका है। क्लियर है? करो कैलकुलेशन, तो इधर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो बहुत ध्यान से देखना, x वाले में से x वाला ही तो घटाएंगे, तो ये 90x है और ये 2x है, तो 90 में से 2 गया तो 88x। कितना बचेगा बेटा? 88x, 88x, और प्लस का 9y माइनस का 20y, तो बचेगा माइनस का 11y, माइनस का 11y, और बराबर में क्या बचेगा? 0। समझ में आई क्या बात? आगे समझ में। अब मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से 11। क्या कॉमन ले लो? 11, तो बचेगा क्या भैया? 8x, 8x और माइनस में y, और बराबर में क्या बचेगा? 0। अब ये 11 उधर जाके 0 हो जाएगा, 11 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास? 8x माइनस का y बराबर में 0। समीकरण नंबर 2 इज रेडी। 2 तैयार है। आगे समझ में। समीकरण नंबर 1 ये 2 एरी विलोपन विधि लगाएंगे और संख्या निकालेंगे, और क्या है, इतना आसान है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का समीकरण 2 से लिख लेते हैं। तो लिखते हैं भैया समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि द्वारा तो हम लिख सकते हैं बात कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि लगा रहे हैं भाई, ठीक है? अब विलोपन विधि लगाएंगे तो घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर घटाऊं तो प्लस हो जाएगा, गड़बड़ मिल जाएगी, तो जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, ठीक है ना? समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे इस बार, क्योंकि मुझे y खत्म करना है, x नहीं खत्म करना, ठीक है? तो जोड़ो भाई, जब जोड़ेंगे तो प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, साइन बदलता ही नहीं उसमें, तो सेम रहेगा। तो 8x और 1x, तो कितना हो जाएगा? 9x, ठीक है? और y से y खत्म, क्योंकि प्लस और माइनस y एक जोड़ रहे हैं, और बराबर में 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 का 9 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर बेटा यहां पर देखो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में बात आई क्या? आ गई बात? तो भैया 2.5 का अंक तो आ गया, मतलब पहले तो आएगा 1, ठीक है? उसके बाद ये मान समीकरण 1 में रख दो, ये मान समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण एक में रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है, तो x की वैल्यू रख दो यहां पर, कितना है यहां पर 1 और प्लस में y और बराबर में 9, इस 1 को उधर ले जाओ तो भैया क्या बनेगा, ये बनेगा y बराबर 9 माइनस 1, और y की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी, y की वैल्यू प्यारे लाल 8 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। समझ में आ गई बात। तो भैया हमारे पास वह संख्या क्या हो जाएगी, हम लिखते हैं यहां पर, वह संख्या 2 अंकों वाली कौन सी हो जाएगी बेटा, 18वीं हो जाएगी क्या, चेक करो 18वीं हो जाएगी क्या, या फिर हम कर सकते हैं कि कौन सी मानी थी हमने वो संख्या, 10x प्लस वाई मानी थी, 10x प्लस वाई, तो चेक करो 10x प्लस वाई थी ना, 10 इंटू में x कितना है 1, x कितना है 1 और प्लस में y कितना है 8, तो 10 ही कम 10 प्लस में 8 तो बनेगी कितनी 18। चेक कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, आगे समझ लो, ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप कि सवाल समझ में आया होगा, बेहतरीन स्टाइल में कर लिया कवर हमने इस सवाल को, और मोस्ट पावरफुल एंड इंपोर्टेंट सवाल, इसको लगाओ टिक। ऐसा सवाल अंकों को पलटने पर बनी संख्या 110% सवाल मिलेगा यार आपको बोर्ड में दिया हुआ, ठीक है 110% में बोल रहा हूं, ठीक है फटाफट नोट करो इसको। चलिए तो भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 हमें क्या दिया है, एकदम खतरनाक सवाल है वो भी, ठीक है चलो जी। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 क्या दिया है, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों मूल बराबर हो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 100% k का मान निकालने को सवाल जरूर आएगा, टिक लगा लो इस पे, बेहतरीन सवाल है, रट्टा मारना है सवालों पे, k की वैल्यू निकालना जरूर आएगा यदि मूल बराबर हो, वास्तविक हो, समान हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हल देखते हैं यहां पर, हम इधर देख लेते हैं हल। चलिए हल में बहुत ध्यान देना, इधर छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं। तो अगर मूल बराबर होते हैं, ध्यान रखना, अगर मूल बराबर होते हैं तो फिर विविध कर 0 होता है, लिख लिया, यदि समीकरण के मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो विविध कर का मान 0 होता है, विविध कर d बराबर 0 होता है। आगे समझ में, आया समझ में कि विविध कर d जो है 0 होता है, सॉरी है ना 0 होता है। अब क्या करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी कितनी, मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी कितनी k, और c की वैल्यू मिलेगी कितनी 3, यही तो निकालनी होती है ना। अब क्या करेंगे बहुत ध्यान से, अब हम विविध कर निकालेंगे, ठीक है कि हमें तो k का मान निकालना है, तो हम लेंगे विविध कर का मान, तो विविध कर क्या है, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही तो होता है बेटा विविध कर का सूत्र। आगे समझ में, अब मूल बराबर है तो d बराबर 0 है, तो इसके बराबर क्या ले लूंगा 0 बराबर b स्क्वायर, b कितना है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। आगे समझ में, आगे समझ में, तो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 के 24। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात। अब मैं क्या करूंगा कि इस 24 को मैं इधर ले लूंगा, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इधर देखो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो बेटा ये स्क्वायर कहां जाएगा, उधर रूट बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट 24, कितना हो जाएगा रूट 24। अब क्योंकि द्विघात समीकरण है तो के का मान तो कुछ ना कुछ आना चाहिए है ना, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, के बराबर क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 दूनी 4, 4 छके 24, ठीक है 2 दूनी 4 छके 24। आगे समझ में, अब के बराबर 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर, और ये क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस जरूर लगेगा यहां पर, जब रूट में से आएगा तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस माइनस। आगे समझ में, आगे समझ में कि 24 को लिख सकते 2 दूनी 4 और 2 का जोड़ा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 6 का 6 रूट, क्योंकि इसका तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। क्लियर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा के का मान हो जाएगा। समझ में आया, बेहतरीन सवाल है, गजब, एक सवाल जरूर मिलेगा लिखा हुआ मतलब वहां पर बोर्ड में आपको, ठीक है। ये फटाफट उतारो जल्दी, उतार लिया। चलिए भाई, तो मजा आया क्लास में। लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 क्या है हमारे पास, ठीक है सवाल नंबर 10 देखते हैं, सवाल नंबर 10 देखेंगे हम पहले। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट सवाल 10, 11 और 12। भाई साहब 3 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो कि आपके लिए ट्विस्ट है, जो कि हर बार मैं देता हूं ट्विस्ट आप लोगों को होमवर्क। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आप मुझे कमेंट में आंसर रखोगे कि सर इसका इतना, इसका इतना और इसका इतना आंसर है। क्लियर है? और ध्यान रखना कि ये जो सवाल है और ये जो सवाल है, ये भैया 100% यहां से एक सवाल जरूर उठेगा। ध्यान रखना इस बात का, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, चाहे 2 नंबर का उठेगा जरूर सवाल यहां से। ठीक है, तो बच्चों हमने ये 4 चैप्टर के क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे सारे कवर कर लिए। पावरफुल क्वेश्चन थे सारे के सारे, बेहतरीन तरीके से देखे। और मैंने एलसीएम और एचसीएफ के इसलिए नहीं करवाए क्योंकि ये बेसिक है, भी आपको आते होंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो भाई वीडियो में आपको मजा आएगा, क्लास में भी मजा आएगा। तो जो बच्चे नए हैं यहां तक वीडियो देख रहे हैं, उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है ना, और नीचे आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी है सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वीडियो डाल दिया, बस वो कर लेना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है ना, एक एक स्लाइड से मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और बेहतरीन एमसीक्यू है, सारे प्रैक्टिस करो। नहीं आता है कमेंट करो, मैं करवा दूंगा। ठीक है कि नहीं है? तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, धमाकेदार क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 12, चैप्टर 9 और चैप्टर बेटा आपका चैप्टर 10 है ना, सर्कल वाला चैप्टर। इन 3 चैप्टर का फिर हम कल लेके आएंगे, और जो बाकी बचेगा वो राम नाम सत्य से कर देंगे हम 28 तारीख को। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।